With the help of a formula, explain two reasons for an improvement in the terms of trade, कि टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है वो कैसे आपका जो है वो इम्प्रूव होगा। सही है। और कंसिडर द एक्सटेंट टू विच कि टर्म्स ऑफ ट्रेड अगर इम्प्रूव होगा तो इससे इकोनॉमी को क्या हो रहा होगा, बेनिफिट जो है वो हो रहा होगा। ठीक है, चले आ जाए जरा। अब स्टार्ट करेंगे डिफाइन टर्म्स ऑफ ट्रेड से। सही है। इट इज द इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस to the index of import prices expressed in a percentage form। इसका जो फॉर्मूला है आप लिखेंगे वो है आपका इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइडेड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। अच्छा भाई, सर क्या रीजन हो सकता है टर्म्स ऑफ ट्रेड दो चीजों से इंप्रूव होता है? जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ती हैं और जब आपकी इंपोर्ट की प्राइसेस जो है वो कम हो रही हैं। इन प्रोपोर्शन एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ रही हैं इन प्रोपोर्शन टू इंपोर्ट प्राइस। इंपोर्ट की प्राइसेस कम हो रही हैं विद प्रोपोर्शन टू एक्सपोर्ट प्राइस। तो भाई ये बात है ना, लिखना जरूरी है। ठीक है भाई, ओके हो गया। अच्छा, इसका सवाल इसी तरीके का आता है और इसके कोई हट का कोई क्वेश्चन नहीं आता। सही है भाई, चले अब आ जाओ भाई। देख भाई, जब एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ गई ना तो इससे पता है क्या होगा कि एक्सपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो गिर जाएगी। तो इसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट का जो टोटल रेवेन्यू है वो सर क्या हो रहा होगा, गिर रहा होगा। जिसकी वजह से हमारे जो इनफ्लोज हैं वो क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे। और जब हमारे इनफ्लोज जो हैं वो कम होंगे, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सपोर्ट्स कम हो गए ना, मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। सही है। अब क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। क्या है, रिसोर्सेज अवेलेबल हैं बट खरीदने वाला कोई नहीं है। तो दिस विल लीड टू सरप्लस। भाई आप लोग माइक्रो में पढ़ के आए ना यार, कि भाई प्राइस क्वांटिटी डिमांड सप्लाई प्राइस क्वांटिटी। जब क्या हो रहा है हमारे पास इस सिचुएशन में, प्राइस जब ज्यादा होगी हमारे पास तो क्या होगा कि कंज्यूमर खरीदने वाला कम और मार्केट में सप्लाई ज्यादा, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट में सरप्लस सिचुएशन क्रिएट होगी नहीं होगी? तो भाई जब सरप्लस सिचुएशन क्रिएट होगी तो तुम्हारी प्राइस लेवल्स कम हो जाएगी या नहीं होगी? और जब प्राइस लेवल्स कम हो गए तो सर आपकी जो इन्फ्लेशन है वो कम होगी या नहीं होगी, या इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी या नहीं होगी? ठीक है, डन है। ये तो आपने बात करी किसके बारे में सर, कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू देख लेते हैं ना यहाँ पे, कि आप जो है वो एग्रीगेट डिमांड कम हो गया, रिसोर्स अवेलेबल है, सरप्लस हो गया, प्राइस कम है, इन्फ्लेशन कम हो गई है। सही है। अच्छा, फिर हमने बात करी कि देखो ये तो हो गया एक्सपोर्ट की प्राइसेस का बढ़ना। अब है, अगर मेरी इंपोर्ट की प्राइसेस कम होगी तो मेरी इंपोर्ट की जो क्वांटिटी है वो सर क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। मेरे इंपोर्ट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जिसकी वजह से सर एक्सपोर्ट का टोटल रेवेन्यू तेरा क्या हो गया भाई, कम हो गया। और आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जिसकी वजह से बेटा बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो कहां पे चले जाएगा, डेफिसिट में चले जाएगा।
बैलेंस ऑफ ट्रेड कहाँ चले जाएगा? डेफिसिट में चले जाएगा। ठीक है सर, हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, हमारे जो आउटफ्लोज हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो नेगेटिव में चला गया। सर क्या हुआ? इनफ्लोज कम है, आउटफ्लोज ज्यादा। ठीक है। अच्छा, अब सर पता है क्या हो रहा है हमारे पास कि देखें, अहमद भाई एक सवाल है यार। जी। सर आप एक्सपोर्ट्स तो कर नहीं रहे, अब एक्सपोर्ट तो कुछ हो नहीं रहा, तो आप प्रोडक्शन करोगे नहीं करोगे? कम करूंगा। कम करोगे? प्रोडक्शन कम करोगे मतलब आउटपुट कम होगा, ऐसा ही है? हाँ। सर आउटपुट कम होगा मतलब जीडीपी कम होगा, ऐसा ही है? जी। सर जीडीपी कम होगा मतलब क्या हो रहा है कि सर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी, नेगेटिव इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या होगा? नेगेटिव इकोनॉमिक। क्या ये बात समझ आ गई? सर आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे ना कुछ, आप क्या नहीं कर रहे बेटा, प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, तो डिमांड फॉर लेबर क्या हो जाएगी? इसकी वजह से रिड्यूस। क्या हो रहा है सर, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है सर आपकी। ठीक है, डन है। चलो, तो सर आप ये बनाएंगे यहाँ पे, और साथ में आप जो है अपने पॉइंट को समझाने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। प्राइस, क्वांटिटी, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। सही है। प्राइस, क्वांटिटी, ज्यादा बेहतर क्या है यहाँ पे कि क्वांटिटी से बेहतर है कि आप यहाँ क्या लिखें, रियल जीडीपी लिखे। देखिए मैक्रो के अंदर है ना, आप रियल जीडीपी लिखा करें। सही है, डन है। अच्छा भाई, सर एग्रीगेट डिमांड जो है वो इनवर्ट शिफ्ट हुआ आपका। ठीक है, डन हो गई बात। आप ई पर थे पहले, अब आ चुके हैं E1 पे। चलें सर, अब आखिरी के 2 नंबर चाहिए इवैल्यूएशन के। सवाल पढ़ते हैं। टू विच एक्सटेंट an improvement in TOT will benefit an economy? So sir, it all depends upon PED. It all depends upon PED. सही है, क्योंकि सर हमारे पास क्या होगा कि अगर तो एक्सपोर्ट्स की डिमांड डिस्पाइट के आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है, सर क्या है, एक्सपोर्ट की प्राइसेस आपकी बढ़ रही है, पर अगर इसकी पीईडी जो है वो लेस देन 1 है, तो सर आपका रेवेन्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर आपकी टर्म्स ऑफ ट्रेड के अंदर इंपोर्ट्स की प्राइस कम है बट पीईडी जो है वो लेस देन 1 है, यार अपना अरीबा बेटा, एक क्वेश्चन है कि जब हमारे पीईडी लेस देन 1 है और अगर उसकी प्राइस लेवल्स जो है वो कम हो जाएंगे, तो आप ज्यादा खरीदोगे या नहीं खरीदोगे? ये वही नीड वाली एग्जांपल है। सर वापस से पूछ रहा हूं मैं कि सर राइस आप खरीदने गए मार्केट में, सही है, और हमारे पास सर क्या हो रहा है कि प्राइसेस कम है, तो क्या आप ज्यादा खरीद लोगे? सर राइस तो हम उतना ही कंज्यूम करेंगे ना जितना हम रोज खरीदते हैं। सही है, तो इसका मतलब क्या है कि इंपोर्ट्स जब पीईडी हमारी लेस देन 1 है और प्राइस लेवल्स कम भी होंगे, तो मैं ज्यादा थोड़ी खरीदूंगा भाई, ज्यादा खरीद के करूंगा क्या? रिस्पॉन्सिवनेस इज लो, वेदर आपकी प्राइस बढ़े या आपकी प्राइस कम। सर आपके सामने ना ये कर्व आ गया, ये प्राइस आ गई है, अभी क्वांटिटी आ गई है, ये डिमांड है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है।
तो प्राइस अगर आपकी कम भी हो रही है तो क्वांटिटी में बहुत ही मिनिमल सा चेंज है भाई, एज कंपेयर टू कि जब डिमांड हमारी क्या है, इलास्टिक है, वहां पे प्राइस में स्लाइट सा चेंज और क्वांटिटी में बहुत बड़ा चेंज। सही है। तो यहाँ रेवेन्यू आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा। तो सर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सही है, डन है। चले भाई, कुछ सिचुएशंस में इट विल बेनिफिट इन इकोनॉमी और कुछ सिचुएशन में, सही है, आपके जो है वो ड्रॉबैक्स जो है वो ज्यादा होंगे। सही है, आंसर ये खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 4B। असेस द एक्सटेंट टू विच द कॉन्सिक्वेंसेस, अब कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है भाई क्या, इफेक्ट्स। सही है, और फ्री ट्रेड आर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एन इकोनॉमी। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, फ्री ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड के क्या करने हैं भाई, बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स लिखने। सर ये तो कोई एकदम इजी क्वेश्चन है। सही है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है आपको नोट्स में से। सही है, आ जाओ। सबसे पहले फ्री ट्रेड को डिफाइन किया आपने। सही है कि सर हमारे पास जो है फ्री ट्रेड जो है इज कॉल्ड एज, is also known as international trade. Here, movement of FOPs, सही है, is या exists without any barriers to entry or exit। सही है। देखें, फायदा नंबर 1, सर कोई रोकने वाला नहीं है। जी सर बोले। क्या फ्री ट्रेड का ये भी मतलब है कि टैरिफ्स और कोटास नहीं होंगे? जी सर, एनी बैरियर्स टू एंट्री और एग्जिट का मतलब क्या हुआ कि जिसको आना है आ जाओ भाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टैक्स नहीं है। आप खुद सोचे ना यार, कि आज अगर ठीक है। हमारे मुल्क में टैक्स हटा दो, टैरिफ हटा दें हमारे मुल्क में, तो हमारे पास क्या कंज्यूमर चॉइसेस ज्यादा होंगी नहीं? क्या हम लोग को गुड सस्ता जी। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हम जब गाड़ी खरीद रहे जी। हैं तो उसमें 300-400% टैरिफ दे रहे हैं भाई। तो अगर हमारे पास आज गवर्नमेंट उस टैरिफ को हटा दे, तो हम तो सर हर चीज को अफोर्ड कर सकते हैं फिर। सही है। तो अब होता है पता है हमारे पास जी। क्या है, कि जब फ्री ट्रेड होते हैं और एक कंट्री चाइना की तरह है, हर चीज में स्पेशलाइज्ड करके बैठी हुई है। सही है, और कंपैरेटिव एडवांटेज एक्सपीरियंस कर रही है, कि हर चीज में उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड है वो कम है। मतलब उसे बहुत कम रिसोर्सेज को जो है वो छोड़ना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड। उसे बहुत कम रिसोर्सेज को छोड़ना पड़ रहा है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द गुड। तो अब इस सिनेरियो में हमारे पास होगा पता है क्या, कि सर मेरे एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़ेंगे, जिसकी वजह से मेरी एक्सपोर्ट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ेगी। सर जिसकी वजह से मेरा एक्सपोर्ट का जो रेवेन्यू है वो सर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ये तीनों पॉइंट्स साथ आएंगे। सही है सर। हमारे पास सर क्या हो रहा है सर, हमारी कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे थे, कंजम्पशन बढ़ रही है, हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है। इसकी वजह से हमारे पास प्रोडक्शन लेवल्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्रोडक्शन जब बढ़ रहे हैं तो फर्म्स क्या करेगी, कैसे प्रोड्यूस कर रही होगी, फर्म्स जो है वो डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ा रही होगी, कि उसे लेबर चाहिए होगा। जब प्रोडक्शन ज्यादा है, इससे क्या होगा, हमारा जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो रहा है। सही है। जब जीडीपी इंक्रीज हुआ तो सर अब इकोनॉमिक टर्म लेके आ जाओ, कि अपन एक्सपीरियंस करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। आई बात समझ, था ना।
तो आपने यहाँ पे देखा कि एक क्या आपने पॉइंट जो है जो मैक्रो इकोनॉमिक एम जो है वो उसे अचीव किया इकोनॉमिक ग्रोथ का। और जब डिमांड फॉर लेबर बढ़ गया तो इसकी वजह से आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो सर क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है सर। फिर आज हमारे पास जो है जब ब्रांड हमारे पास नहीं थे मार्केट के अंदर, आज से अगर मैं 6-7 साल पहले जाऊं तो मेरे पास सिर्फ जो है वो टोयोटा और होंडा और सुजुकी मार्केट में अवेलेबल था। सही है। ये जब मार्केट में एमजी वगैरह ये सब नहीं आए तो क्या हुआ हमारे पास कि सर ये जो है मार्केट के अंदर जो है वो क्या कंपटीशन नहीं है। सबको पता है कि अगर आपको छोटी गाड़ी खरीदनी है तो स्पेसिफिक कंपनी, आपको जो है वो एसयूवी खरीदनी है तो स्पेसिफिक कंपनी। तो फिर क्या हुआ मार्केट में जब नई एंट्री हुई ना, जब मार्केट में नए ब्रांड्स आए, जब मार्केट में कंपटीशन बढ़ा। सर इसकी चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ जाके सब रिलेट कर लें। सर इसकी प्राइम एग्जांपल अपने पास है पिज्जा हट। आज से अगर मैं जाऊं 2010 2009, कंपटीशन नहीं है मार्केट में, वो प्राइसेस बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। आज भी प्राइसेस अगर उस प्रोपोर्शन से देखें तो उतनी नहीं है, सेम प्राइसेस हैं। और क्वालिटी भी अच्छी हो गई आज, क्यों? क्योंकि कंपटीशन इतना है कि जो बंदा अपनी क्वालिटी में या लेट सपोज कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, सर मार्केट से बाहर चले जाएंगे आप। ठीक है सर। तो सर एक चीज याद रखिएगा कि हमारा अगर कंपटीशन बढ़ रहा होगा, इसकी वजह से हमारी जो प्राइसेस हैं वो कम हो रही होंगी। सर हमारी जो अफोर्डेबिलिटी है वो सर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसकी वजह से हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो सर क्या हो रहा है, इम्प्रूव जो है वो हो रहा है। हमारी जो पॉवर्टी है वो सर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है डन है सर। हमारे पास सर क्या है आज जो है, जब ज्यादा ब्रांड्स होंगे तब ज्यादा कंपटीशन होगा, तो इसकी वजह से कंज्यूमर की जो चॉइसेस है वो भी सर क्या हो रही होंगी, बढ़ रही होंगी। ठीक है। और सर एक चीज याद रखें सर, ना बाहर जाने में कोई टैक्स देना पड़ रहा है, ना प्रोडक्ट अंदर आते हुए कोई टैक्स देना पड़ रहा है। तो सर अब आप जो है वो केटर कर रहे हैं बड़ी मार्केट को। फ्री ट्रेड में सर क्या हो रहा है कि पहले आप सिर्फ जो है डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ऑपरेट कर रहे थे, आज आप जो है वो इंटरनेशनली ग्लोबली जो है वो मार्केट के अंदर जो है वो गुड्स वगैरह बेच रहे हो। तो सर अब आपके पास मार्केट शेयर जो है वो बढ़ जाएगा। सर अब आप जो है ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, जब आपका एक्सेस होगा टू अ मच लार्जर मार्केट, यू विल बी एक्सपीरियंसिंग क्या भाई, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। तुम्हारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या बात समझ आई आ जाओ। तो अपने पास सर क्या होता है कि सर लार्जर मार्केट है, जिसकी वजह से इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप एक्सपीरियंस करेंगे, एवरेज कॉस्ट कम हो जाए। ठीक। ओके हो गया बेटा, गिव मी अ यस अगर यहाँ तक ओके है, तो यहाँ तक अगर क्लियर है तो जल्दी। यस सर। अगर कोई मसला है तो जरा पूछ लें यार जल्दी। बेटा अली क्या सीन है, बेटा अरीबा समझ आ रहा है? यस सर। ओके भाई। चलें भाई, अब बात को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हम्म। सर अब यार फ्री ट्रेड के कुछ नुकसान भी हैं। अब लेट सपोज आप पाकिस्तान हो और बॉर्डर खुल चुका है, लोग टैक्स नहीं दे रहे। आप खुद सोचो ना यार कि भाई अगर आप पाकिस्तान इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ हटा दे तो बेटा फिर पाकिस्तान का कोई भी प्रोडक्ट हम नहीं खरीदेंगे। असल में होता पता है क्या, कॉन्सेप्ट समझे कि चाइना है, फ्लरिश इंडस्ट्रीज है उसके पास,
मार्केट में डोमिनेंस भी है, compete करना भी आता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी भी जो है वो पाकिस्तान से ज्यादा बेहतर है। सही है। अब क्या हो रहा है, पाकिस्तान का कोई नया डोमेस्टिक प्रोड्यूसर आया compete करने के लिए। चाइना ने बोला भाई मेरी बात सुनो, कितने का बेचोगे? बोला 100 रुपए का। बोला कम से कम कितने का बेच सकते हो? बोला 60 रुपए तक का बेच सकता हूँ, मेरे पास उतनी टेक्नोलॉजी है। चाइना बोलेगा भाई मेरे से ले लो 10 रुपए में। इसका मतलब क्या हुआ कि जो न्यू इंडस्ट्रीज हैं, जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज हैं, दे आर नॉट एबल टू compete with these flourished industries. So what will happen कि these domestic industries will not be able to compete in the market and sir shutdown की तरफ जो है वो जा सकती है। ठीक है, वो बोलेंगे यार हम तो कुछ भी बेचते जाते हैं, ये जो बड़ी इंडस्ट्री है क्योंकि ये इतनी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि ये इतने टाइम से ऑपरेट कर रही है मार्केट के अंदर, तो दे आर एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और ज्यादा इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेक भी इनके पास अच्छा है। सही है, दे आर हैविंग इनोवेटिव आइडियाज। सही, उन्होंने बहुत ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी खर्चा करा हुआ है। सही है। तो हमने क्या बात करी कि सर जहाँ फ्री ट्रेड के इतने फायदे हैं ना सर, फ्री ट्रेड के कुछ नुकसानात भी हैं कि सर पहला नुकसान जो है वो ये है कि फ्री ट्रेड आ जाए, फ्री ट्रेड की वजह से मैं तो इंपोर्ट ही करता रहूंगा। मैं जब इंपोर्ट करूंगा तो मेरा इंपोर्ट का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो सर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। सर मेरा आउटफ्लो जो है वो सर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। जिससे सर क्या होगा, मेरा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो सर क्या हो रहा है, नेगेटिव में जा रहा है। सही है। मेरी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव में चला गया, मेरी करेंसी की जो वैल्यू है वो सर क्या हो रही है, कम हो रही है। सर मेरा जो है वो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर जो है उसकी जो है वो सेल्स नहीं हो रही है, वो सर क्या नहीं कर पा रहा है, वो जो है सर compete नहीं कर पा रहा है। सही है। ये जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज आ गई आपकी, इन्फेंट इंडस्ट्रीज, छोटी इंडस्ट्रीज नई नई खुली थी बेचारी, नहीं कर पा रही compete मार्केट के अंदर। सही है। क्योंकि सर ये जो आपके लार्ज फर्म्स हैं, ये जो आपके आपकी जो फ्लरिस्ट इंडस्ट्रीज हैं, ये इन्वॉल्व हुई हुई हैं डंपिंग पे। सर क्या कोला नेक्स्ट या ये जितने भी जो नए ब्रांड्स आए हैं, क्या ये एक पिछले साल आए, 5-6 महीने पहले आए क्या? चलो इनका तो हमें इतना आइडिया अगर नहीं भी है, तो पाकोला कंपनी तो 5-6 साल पहले की कंपनी तो नहीं है ना, या 1 साल पहले की कंपनी तो नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। क्यों कभी भी compete नहीं कर पाई भाई पेप्सी से? क्यों कभी भी compete नहीं कर पाई कोला कंपनी से? क्योंकि भाई वो बोलते थे कि भाई हम 50 का बेचेंगे, हम 30 का बेच लेंगे, पर कोला कंपनी और पेप्सी कंपनी बोल रही है भाई इतने में तो हम 100 बॉटल्स बना दें, क्या हो गया? क्योंकि सर वो लोग क्या करते हैं, जानबूझ के मार्केट के अंदर किसी को आने ही नहीं देते, इतनी प्राइसेस कम चार्ज करते हैं कि कोई बेचारा मार्केट में आ ही नहीं सके। इसकी एग्जाम्पल जो है वो हम लोग क्या करते हैं भाई, एक्सप्लेन करते हैं थ्रू अ डायग्राम। सर हमारे पास ये आ गई प्राइस, ये है क्वांटिटी, नॉर्मल डिमांड कर्व आ गया। सर हमारी सप्लाई क्या है, इनइलास्टिक है, सप्लाई क्या है मेरी, इनइलास्टिक है। किसकी? जो इन्फेंट इंडस्ट्रीज है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट हैविंग इनफ टेक टू रिस्पॉन्ड टू द प्राइस लेवल्स, इतना टेक नहीं है उनके पास भाई। क्लियर है। पर सर जो बड़ी कंपनी है उसके बाद तो सब है ना यार। तो हमारे पास क्या हुआ, ये है आपकी इन्फेंट इंडस्ट्री, ये है आपकी डेवलप्ड इंडस्ट्री, डेवलप्ड इकोनॉमी की इंडस्ट्री। सर ये आ गई मेरे पास, इसने बोला मैं जो है ना, एक काम करो, 100 रुपए में 20 यूनिट्स जो है वो आपको दे दूंगा। सही है। 100 रुपीज में 20 यूनिट्स प्रोड्यूस कर दूंगा। तो डेवलप्ड इकोनॉमी की इंडस्ट्री ने क्या बोला कि भाई मेरे से ले लो 100 यूनिट्स, या 20 यूनिट मेरे से ले लो 10 रुपए में। क्योंकि मैं तो
बहुत ज्यादा प्रोड्यूस कर सकता हूं एट लोअर प्राइसेस, और 100 रुपए में तो मैं इतना यूनिट प्रोड्यूस कर सकता हूं, क्योंकि उनकी सप्लाई इलास्टिक है। वो जैसे चाहे जो है वो मार्केट में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जैसे चाहे जो है वो प्राइसेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं। सर ये है कॉन्सेप्ट क्या भाई, डंपिंग का, कि आने ही नहीं दो ना किसी को मार्केट के अंदर। जैसे ही कोई है मार्केट में, प्राइसेस इतनी कम कर लो कि वो जो कंपेटिटर आया है नया, उसको इतनी कॉस्ट कम करे, कम पड़ रही हो कि वो बोले यार अभी तो काम नहीं है अपना मार्केट में ऑपरेट करने का। सही है, डन है। चलो आगे चलते हैं सर आप। फिर हमने बात करी कि सर कंटिन्यूसली जो आई हैं कंपनीज, सर फ्री ट्रेड की वजह से रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही हैं। जब रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रही हैं कंटिन्यूसली, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुकी है ना सर, तो सर हमारे पास क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है वो अब खराब होगा या नहीं होगा? क्या इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स होंगे? क्या एक्सटर्नल कॉस्ट क्रिएट होगा सोसाइटी को या नहीं होगा? क्या एग्जॉशन ऑफ रिसोर्सेज होंगी या नहीं होगी? क्या फ्यूचर के अवाम को रिसोर्सेज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेगी। सब तो खत्म हो गया, सारा कोल तो आज ही इस्तेमाल कर लिया, सारी एनर्जी तो आज ही यूज कर ली। ठीक है, चलें। तो सर अब हम लोग ये बात करते हैं कि देखें, फ्री ट्रेड जरूर अच्छा है, फ्री ट्रेड जरूर अच्छा है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कि कितनी रिसोर्सेज है सर आपके पास। दूसरा, इन विच इकोनॉमी यू आर ऑपरेटिंग इन। आप कौन सी इकोनॉमी के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं सर? डेवलपिंग में कर रहे हैं जैसे कि इंडिया, अंडर डेवलप में कर रहे हैं जैसे कि घाना हो गया, ये सब जगहें जो हैं। सही है। या डेवलप्ड में कर रहे हैं जैसे कि यूएस, यूके, चाइना। ठीक है। दूसरा, हमारे पास ये है कि कंपैरेटिव एडवांटेज है आपके पास, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो कम है, बट क्या पता एक्सचेंज रेट का रेशियो ज्यादा है। तो सर ये वही बच्चा लिखे जिसको कंपैरेटिव एडवांटेज का कॉन्सेप्ट पता है, कि इट डिपेंड्स ऑन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेशियोज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड योर एक्सचेंज रेट रेशियोज, केस पे डिपेंड करता है। सही है भाई, डन है। चले भाई, दूसरा, जिसने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड वेल्थ जो है वो आपने पढ़ा है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि टू व्हाट एक्सटेंट योर इकोनॉमी इज ओपन, कि कितनी इकोनॉमी आपकी जो है वो ओपन है, कितना फॉरेन सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है आपके पास, कितनी इन्वॉल्वमेंट है फॉरेन सेक्टर की। समझ आ गई बात? डन है, ओके हो गया। जरा एक बार देख लें, कोई मसला है तो जरा पूछ लें भाई। देखिए क्वेश्चन है हमारा, with the help of AD and AS diagram, सही है, with the help of aggregate demand and aggregate supply का diagram, सही है, explain what is meant by expansionary fiscal policy, सही है, and consider the extent to which the expansionary fiscal policy will always increase the level of aggregate demand। सही है, तो आ जाए भाई। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। सही है, और आपको एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स जो है वो बताना है।
जो क्या है, C प्लस I प्लस GS प्लस X माइनस M। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है। अच्छा भाई, फिर आपने बताना है, डिफाइन करना है एग्रीगेट सप्लाई भी, दैट इज द टोटल सप्लाई इन इकोनॉमी। नाउ सर, इसके बाद आप बताएंगे कि भाई व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज अ बजटरी पॉलिसी, सही है, दैट इज imposed by government, सही है, that is taken by government in order to achieve certain macroeconomic aims। फिस्कल पॉलिसी जो है, फिस्कल का मतलब होता है बजट। ये कौन सी पॉलिसी है आपकी, बजटरी पॉलिसी है। आपकी कौन सी पॉलिसी है, डिमांड साइड पॉलिसी है, सही है। और यहां पे हमारे पास दो टूल्स हैं, कौन कौन से भाई, टैक्सेशन प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग। टैक्सेशन भी है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी है। अब इसने आपको बोला एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी, सवाल पे आए वापस से, क्वेश्चन को पढ़ा करें बार बार। व्हाट इज मेंट बाय एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी, सही है। और किस हद तक एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी विल बी इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड। सर देखिए, हम एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी इज, जहां पे मेन एम क्या होता है, आपको एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना होता है। और एग्रीगेट डिमांड आप कैसे बढ़ाते हैं, आप टैक्सेशन, आप टैक्सेस को कम करते हैं और आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं। और सर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज इटसेल्फ योर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ी तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ गई यार। आई बात समझ, डन है। चलिए, तो सर अब जरा यहां पे मैं आपको एक चीज शेयर कर देता हूं। फिस्कल पॉलिसी, सही है, गवर्नमेंट क्या करती है भाई, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाने के लिए टैक्सेस कम करे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को बढ़ा दिया। तो पूरा आप जो यहाँ पे नोट्स में लिखा हुआ है, इसको जो है वो आप कॉपी पेस्ट करेंगे। ठीक है भाई, डन है। चलो आगे चलते हैं जरा। एक मिनट यार, मैं एक चीज दिखा दूं जरा। ये रहा सर, आपको ये पूरी कहानी लिखनी है, सही है, कि सर एक्सपेंशन फिस्कल पॉलिसी है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना, टैक्सेस को कम किया, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी, परचेसिंग पावर बढ़ी, कंजम्पशन बढ़ी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, इससे इन्वेस्टमेंट्स बढ़ी, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुई, आउटपुट बढ़ा, एक्सपोर्ट्स बढ़ा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो सरप्लस में गया। तो ये पूरी कहानी जो है वो आप यहाँ पे जो है वो कॉपी पेस्ट करेंगे। जरा चले आ जाए जरा। हमारे पास एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में दो चीज है। मैंने क्या किया, अपने इनकम टैक्स को अगर कम करूंगा तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम जो है वो मेरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इनकम टैक्स से कम करने से मेरी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि हमारी जो परचेजिंग पावर है वो सर क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो हमारी जो कंजम्पशन है वो सर क्या हो रही है, बढ़ रही है। मेरी एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है। अच्छा भाई, इसी तरीके से हमारे पास क्या होगा कि टैक्सेशन कम हो रहा है, तो मैं कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो भी सर मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब कॉर्पोरेट टैक्स कम होगा तो हमारे जो प्रोड्यूसर हैं
इनको जो प्रॉफिट्स हैं वो सर क्या हो रहे होंगे, ज्यादा जो है वो हो रहे होंगे। जब वो प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो वो सर क्या होंगे, मोटिवेटेड चल रहे होंगे और सर क्या करेंगे, री इन्वेस्टमेंट जो है वो कर रहे होंगे। ठीक है। जब वो री इन्वेस्टमेंट्स करेंगे तो हमारे पास सर क्या होगा कि डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो इनकम लेवल है वो सर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सही है। जिसकी वजह से वापस से साइकिल घूमा कि कंजम्पशन बढ़ गई और एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ गया। और सर ये क्या होगा, हमारे पास एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हुआ। क्या इफेक्ट हुआ, एक मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है मेरे पास क्रिएट जो है वो हुआ है। ठीक हो गया भाई, डन है, क्लियर है बात। सर अब हो रहा पता है क्या है, कि साथ साथ गवर्नमेंट भी जो है वो एक्सपेंडिचर कर रही है। सही है सर। क्या, बहुत कम बच्चा लिख रहा है ये गवर्नमेंट स्पेंडिंग के बारे में। गवर्नमेंट भी जो है वो स्पेंडिंग कर रही है। अब गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे करती है सर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है ऑन अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, जिनके पास इनकम नहीं है उनको सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैसे कर रही होती है कि गवर्नमेंट जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो है वो खर्चा कर रही है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि रोड नेटवर्क जो है वो सर क्या हो रहा है, मेरा स्ट्रांग जो है वो हो रहा है। वो मेरा क्या हो रहा है, मेरा जो रोड नेटवर्क है वो सर क्या हो रहा है, मेरा जो है वो स्ट्रांग जो है वो हो रहा है। आई बात समझ, डन है। अच्छा भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि रोड नेटवर्क जब मेरा रोड नेटवर्क स्ट्रांग हो रहा है, सही है, मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कर रहा हूँ। सर मेरे पास क्या हो रहा है, मेरी जो इनकम है वो सर क्या हो रही है, बढ़ रही है। सही है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की वजह से भी, क्योंकि रोड नेटवर्क है तो मेरी डिमांड फॉर लेबर भी जो है वो भी सर क्या हो रही है, इंक्रीज जो है वो हो रही है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मेरा बढ़ा तो मेरी जो है वो इनकम जो है वो सर क्या हो रही है, बढ़ रही है, जिसकी वजह से मेरी कंजम्पशन बढ़ रही है, जिससे मेरी एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ रही है। क्या ये बात समझ आई, डन है, क्लियर है। चलें तो सर अब हमारे पास सर क्या होगा कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, एग्रीगेट डिमांड हमारा बढ़ रहा है। सही है। और अगर हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, अगर मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो सर हम एक्सपीरियंस करेंगे माइल्ड इन्फ्लेशन। क्या एक्सपीरियंस करेंगे, माइल्ड इन्फ्लेशन। बट अगर मेरे जो है वो रिसोर्सेज क्या हो चुके हैं, एंड हो चुके हैं, तो अब मैं एक्सपीरियंस करूंगा क्या भाई, हाइपर इन्फ्लेशन मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। ठीक है भाई, डन है। तो ज़रा इसको ग्राफिकली भी हम लोग शो कर लेते हैं। सर ये मेरे पास आ चुका है प्राइस लेवल। सही है। और ये मेरे पास आ चुका है रियल नेशनल इनकम। सही है भाई। अच्छा भाई, सर मेरे पास क्या है, ये एक एल आर एस का कर्व है। मेरे पास ये क्या हो गई, मेरी प्राइस। सही है। एग्रीगेट डिमांड, अब एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, मेरी प्राइस क्या हो रही है, इंक्रीज जो है वो हो रही है। मेरा एग्रीगेट डिमांड और बढ़ा, प्राइस जो है वो बढ़ रही है। अब इस पॉइंट पे आके जब मैं एग्रीगेट डिमांड 4 पे आ रहा हूँ, तो अब क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी जो है वो प्राइस लेवल्स मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, और क्वांटिटी में बहुत ही कम से कम चेंज आ रहा है। क्यों, क्योंकि अब रिसोर्सेज जो है वो कम से अवेलेबल है। और अगर मैं फिर आ जाऊं जरा एग्रीगेट डिमांड 5 पे, तो अब यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ क्या बढ़ रही है, प्राइस जो है वो बढ़ रही है, सिर्फ प्राइस बढ़ी है। हमारे पास जो है वो, क्योंकि अब हम लोग क्या कर चुके हैं, पोटेंशियल को एक्सीड कर चुके हैं। एक्चुअल आउटपुट इज ग्रेटर देन पोटेंशियल आउटपुट, जिसकी वजह से हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं कौन सी बेटा, हाइपर इन्फ्लेशन। देखो यहां तक तो इतना बड़ा मसला नहीं है, माइल्ड इन्फ्लेशन चल रहा है। पर यहाँ पे हमारे पास सर क्या हो रहा है, हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक हो गई बात, समझ आ गई है। चलें तो अब होता पता है कि हमारे पास के, अब टू व्हाट एक्सटेंट इट विल बी इंक्रीजिंग द एग्रीगेट डिमांड। तो एक चीज याद रखें
कि जरूरी नहीं कि अगर इनकम टैक्स मेरा कम हो गया, अगर मेरा इनकम टैक्स कम हो गया, सही है, तो इससे जरूरी नहीं है कि हमारी जो है वो इनकम जो है वो बढ़ जाए, क्योंकि लो इनकम हाउस होल्ड्स जो हैं, वो लोग जिनकी इनकम ऑलरेडी वेरी लो है, तो सर इससे क्या होगा, देयर कंजम्पशन देयर कंजम्पशन will not be increasing, their consumption will not be increasing, सही है, as they might be earning as they might be earning below the tax structure। तो टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स लग रहा है 10,000 की इनकम पे, हम कमाई 5,000 रुपए लें, सही है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि दे आर अर्निंग बिलो द टैक्स स्ट्रक्चर, सही है, तो वेयर cutting of income tax cutting of income tax will have no effect on income, सही है, डन है। दूसरा, ये भी बात है कि जरूरी नहीं कि आपका एग्रीगेट डिमांड बढ़े, क्योंकि सर अगर मेरे पास इनकम टैक्स कम हो रहा है और मेरी जो हाई क्लास है उसकी इनकम जो है वो बढ़ रही है, तो शायद वो खर्चा कर रही हो इम्पोर्टेड गुड्स पे, सही है, इम्पोर्टेड गुड्स पे खर्चा करने से तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगा ना यार, इम्पोर्टेड गुड्स पे खर्चा करने से तो एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ रहा होगा, ठीक है, इससे तो एग्रीगेट डिमांड उल्टा कम होगा, क्योंकि आपके जो नेट एक्सपोर्ट्स हैं वो ओवरऑल सर क्या हो रहे होंगे, कम हो रहे होंगे, और नेट एक्सपोर्ट्स एग्रीगेट डिमांड का कॉम्पोनेंट है, सही है, तो ये कंक्लूजन को जो है, ये जो आपकी 2 नंबर है ना आपके इवैल्यूएशन के, इससे जो है वो याद करने, सही है भाई, डन है, ओके हो गया, बस ठीक है यार, जहाँ तक ही है, सही है, कोई मसला है तो जरा पूछ लें।